हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और उसके बाद हमने परमुटेशन का थोड़ा सा आइडिया लिया था। हमने डिफाइन किया था सिंबल एनपीआर। सो एनपीआर का मीनिंग क्लियर है, अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। सो या फिर हम ऐसा कह सकते हैं दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स and we have to arrange them at r places, then total number of arrangements will be npr। और इसका फॉर्मूला क्या आ गया था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमने डिराइव किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से। सो से अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर उन्हें अरेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 10pr अरेंजमेंट ऑफ 10 स्टूडेंट्स एट 3 प्लेसेस, या फिर परमुटेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स टेकन 3 एट ए टाइम, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। सो एनपीआर मतलब अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, या फिर हम इसे कहें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पर अरेंज करना है, देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। वो जो एक तरीका है अरेंज करने का, दैट इज कॉल्ड वन अरेंजमेंट और वन परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी ई और मुझे इन्हें 3 प्लेसेस पर अरेंज करना है, से 3 प्लेसेस पर, मैं क्या लिखूंगा इसे 5p3। इसका मतलब क्या है कि मैं इन 5 ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट रखूंगा और एक अरेंजमेंट बन जाएगी। सो दिस इज वन अरेंजमेंट। यहीं पर अगर मैं बी ए सी रख दूं तो ये कुछ अलग अरेंजमेंट होगी, सी ए बी अगर हम रख दें तो ये एक अलग अरेंजमेंट होगी, सी बी ए विल बी सम अदर अरेंजमेंट। इस तरह अगर हम ए बी डी रख लें सो ये एक अलग अरेंजमेंट है। सो एक दो अरेंजमेंट या 2 परमुटेशंस, तो ये एक परमुटेशन है, ये एक परमुटेशन है, दीज आर डिफरेंट परमुटेशंस। 2 परमुटेशन डिफरेंट कैसे होंगी, या तो उनमें एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, जैसे इन दोनों परमुटेशंस में एलिमेंट डिफरेंट है। यहां पर एलिमेंट है ए सी बी और यहां भी ए सी बी है, यहां पर क्या हो गए, लेकिन ए बी डी हो गए, एक एलिमेंट डिफरेंट है। तो 2 परमुटेशन डिफरेंट कैसे होंगी, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स इज डिफरेंट, या फिर अगर एलिमेंट सेम है तो उनकी पोजीशन डिफरेंट होंगी। तो अरेंजमेंट में हर एलिमेंट के पास एक पर्टिकुलर पोजीशन है। तो जैसे यहां पर ए बी सी की पोजीशन सेम है लेकिन ए और बी की पोजीशन एक्सचेंज हो गई, चेंज हो गई, तो ये एक डिफरेंट परमुटेशन है, ये एक डिफरेंट परमुटेशन है। तो 2 परमुटेशन डिफरेंट कब होंगी, या तो उनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट चेंज हो जाए, या फिर अगर एलिमेंट सेम है तो एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाए, एटलीस्ट एक पेयर ऐसा मिल जाए एलिमेंट्स का जिनकी पोजीशन डिफरेंट है। जैसे अगर हम फर्स्ट को और थर्ड को कंपेयर करें तो ए की पोजीशन भी चेंज हो गई, बी की पोजीशन भी चेंज हो गई और सी की पोजीशन भी चेंज हो गई, तीनों की पोजीशन चेंज हो गई। अगर हम फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करें तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या है, ए की पोजीशन भी चेंज हो गई, बी की पोजीशन सेम है, सी की पोजीशन भी चेंज हो गई, तो 2 की पोजीशन चेंज हो गई हमारी। तो ये 2 डिफरेंट परमुटेशंस हैं। तो एनपीआर का मतलब अब हमें क्लियर है कि अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस। आप ऐसे अज्यूम करें कि एक बैग है आपके पास, उसमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इस पर फोकस जरूर है। दीज n आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं भाई, एंड वी हैव टू अरेंज देम एट r प्लेसेस। या तो हम ऐसा कह लें कि एक बैग है हमारे पास, अब हमें उस बैग में से r ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं और एक लाइन में अरेंज करने हैं, लीनियर अरेंजमेंट है ये हमारी। जैसे यहां पर अरेंज हो गए, एक लाइन में अरेंज हो गए, सो दिस इज कॉल्ड ए लीनियर अरेंजमेंट। क्लियर है भाई, एनपीआर का फॉर्मूला हमें क्लियर है। अगर हम एनपीएन लिखते हैं तो एनपीएन का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ एनपीएन, इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो सभी के सभी, या हम दूसरे तरीके से कहें अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट n डिस्टिंक्ट प्लेसेस। n प्लेसेस पर n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, npn। या फिर
NPN को हम क्या कहें, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। तो यहां से कितनी परमुटेशन हमें मिलेंगी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, ये लास्ट सेशन में भी हमने किया था, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल दैट इज n फैक्टोरियल। तो अगर हमें 10 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना है तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल सिंपली। 4 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, बट ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये था हमारा परमुटेशन में जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करता हूं। से वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर and we have to find the total number of permutation, total number of permutation of n distinct objects taken are at a time such that one particular object is always included in every permutation। तो हमारे पास टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, r प्लेसेस पर अरेंज करने हैं such that one object is always included in every permutation। हम इसके एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। से हमारे पास अगेन एक क्लास है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, और हमें 3 प्राइज देने हैं उसमें, और एक थोड़ी सी फिक्सिंग है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को तो हमेशा प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 पोजीशन है और एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसको तो प्राइज मिलना ही मिलना है हमेशा। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम सो दैट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी, तो हम एज ए क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, इसे याद नहीं रखना हमें फॉर्मूला। तो देखें टोटल प्लेसेस कितनी अपने पास r प्लेसेस हैं। सो से दीज आर द r डिफरेंट प्लेसेस, r प्लेसेस हैं हमारे पास। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट कितने अपने पास, O1 O2 O3 O4 इस तरह On ऑब्जेक्ट है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो हमेशा सिलेक्ट होगा, से OP हमेशा सिलेक्ट होता है, OP तो हमेशा ही सिलेक्ट होना ही होना है, हर परमुटेशन का पार्ट है OP। अब इसके अलावा और कितने ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, R-1 ऑब्जेक्ट चाहिए। अब OP को हमने सेलेक्ट तो कर लिया, पार्ट तो बन गया है, हर परमुटेशन का पार्ट है, लेकिन इसकी पोजीशन भी चेंज होती रहेगी ना। तो अगर OP को मैं फर्स्ट पोजीशन पर बिठा दूं यहां पर, अब बाकी अपने पास कितनी पोजीशंस बची, टोटल R-1 पोजीशंस बच गई। ऑब्जेक्ट कितने बचे, N-1 ऑब्जेक्ट है, तो N-1 PR-1। ये कब है, जब OP हमारा फर्स्ट पोजीशन पर बैठा है। इसी तरह OP अगर सेकंड पोजीशन पर बैठ जाए तो अब परमुटेशन चेंज हो जाएगी, परमुटेशन चेंज हो जाएगी और टोटल परमुटेशन फिर से कितनी बनेगी, N-1। अगेन R-1 प्लेसेस है ना, 1 2 3 4 टोटल R-1 प्लेसेस है। और ऑब्जेक्ट्स कितने अपने पास, एक तो OP आ ही गया, उसके अलावा कितने बचे, N-1 ऑब्जेक्ट बचे। तो अगेन टोटल परमुटेशन विल बी N-1। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल परमुटेशंस इन विच OP इज प्रेजेंट इन फर्स्ट पोजीशन, अगर ये फर्स्ट पोजीशन है हमारी, कितनी होंगी, N-PR-1। जब OP सेकंड पोजीशन पर होगा तब भी इतनी ही परमुटेशंस बनेगी। और ये सारी परमुटेशन जब OP फर्स्ट पोजीशन पर था उन सभी परमुटेशन से डिफरेंट होंगी, क्योंकि OP की तो पोजीशन चेंज हो ही रही है ना। अगर OP की हो रही है तो किसी और ऑब्जेक्ट की भी हो रही होगी। अब इस तरह OP कितनी पोजीशंस पर बैठ सकता है, टोटल OP थर्ड पे भी बैठ सकता है, फोर्थ पे भी और rth पर भी बैठ सकता है भाई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, R इंटू N-1 PR-1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं विच आर द एप्लीकेशन ऑफ NPR। ये हमारी NPR की एप्लीकेशन है। डायरेक्ट NPR पर क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछेंगे आपसे, NPR की एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको FPC और परमुटेशन, ये मिक्स, दोनों का मिक्स प्रोफाइल का क्वेश्चन बनेगा हमेशा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए, जो FPC और NPR पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट N and E आर ऑलवेज टूगेदर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें कहीं से भी NPR की फीलिंग तो नहीं आई हुई कि हमें NPR अरेंजमेंट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट R प्लेसेस
ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना इसमें, लेकिन एप्लीकेशन है, हमारे कंसेप्ट की एप्लीकेशन है ये। दोबारा पढ़ो एक बार क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड। तो जब भी वर्ड आ जाए अरेंज्ड, तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, परमुटेशन से रिलेटेड है ना कुछ, डायरेक्टली आंख बंद करके फॉर्मूला यूज नहीं करना है हमें यहां से हिंट मिला कि भी परमुटेशन है, अरेंजमेंट है चीजों की। और जब भी अरेंजमेंट हमारे पास आएगी तो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, या उसके ऊपर एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पर एनपीआर भी है हमारे पास, सो दैट एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। तो पहली बात तो यहां पर यह है, एनपीआर में एन तो है अपने पास, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। और कितनी प्लेसेस पर अरेंज करने हैं ये भी क्वेश्चन में ही ढूंढना है हमें। तो यहां पर लिखा हुआ है, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड। तो सारे लेटर्स को ही अरेंज करना है ना हमें, इस वर्ड के सभी लेटर्स को अरेंज करना है, और वो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी वो हमें बताना है। एक और कंडीशन है उसमें, दैट एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी गई कि इनको अरेंज तो करो, लेकिन कंडीशन हमेशा ये रहेगी कि एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ आवर एनपीआर एंड एफपीसी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें हमें कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें एक डिब्बे में बंद कर देंगे, पुट देम इन ए बॉक्स। अब इसके अलावा अपने पास और कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, एन एंड ई तो कंबाइन हो गए ना, 1 2 3 4, 4 ऑब्जेक्ट और बचे। तो अब अपने पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये है 1 प्लस 4 और ऑब्जेक्ट है। तो मुझे एन और ई को हमेशा एक साथ रखना है, तो मैंने इन्हें एक बॉक्स में डाल दिया। इसके अलावा ये 4 ऑब्जेक्ट और हैं, पी सी आई एल। अब मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट आ गए, 5 ऑब्जेक्ट। मुझे इन्हें अरेंज करना है, तो 5 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड एट 5 प्लेसेस इन 5p5 वेज, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज। तो ये 5 ऑब्जेक्ट हमारे कुछ ऐसे चलेंगे, जैसे एन ई और पी यहां पर आ गया, फिर सी आई एल, ऐसा कुछ एक वर्ड बन गया। तो एक वर्ड तो ये है, देखो यहां पर भी ई और एन एक बॉक्स में साथ है, और यहां पर भी हमने एन और ई और एन एक बॉक्स में साथ है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस कि यहां पर एन ई लिखा हुआ है और यहां पर ई एन लिखा हुआ है। अब अगर एक परमुटेशन मैं ये बना दूं पी एन ई सी आई एल, तो देखें यहां पर भी एन और ई एक बॉक्स में है, यहां भी एन और ई एक बॉक्स में है। क्या ये दोनों परमुटेशन, एक ये परमुटेशन और एक ये परमुटेशन डिफरेंट है? बिल्कुल भाई। क्या पहले देखें क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? हमारी कंडीशन क्या है, एन एंड ई शुड बी टुगेदर, तो वो तो टुगेदर हैं दोनों में। तो ये परमुटेशन अलग है और ये परमुटेशन अलग है। इसी तरह इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक और परमुटेशन लिख सकता हूं, ई एन पी सी आई एल, इस टाइप से। तो जब भी एन और ई साथ होंगे, वो 2 तरीके से साथ हो सकते हैं। तो हर परमुटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक और परमुटेशन आ जाएगी, जो सिंपली एन और ई की पोजीशन को एक्सचेंज करने से आ जाएगी। या मैं इसे ऐसे देख सकता हूं कि इस डिब्बे के अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना। ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को रखा है, ये एलिमेंट इस बॉक्स से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन अंदर तो अरेंज हो सकते हैं ना। कितने तरीके से, 2 प्लेसेस हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहां पर मल्टीप्लाई क्यों आया? क्योंकि हमारी टास्क खत्म नहीं हुई थी। हमें क्या करना था, इन 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, और जो बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट हैं उनको भी अरेंज करना है। अब ये कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा, ये कंप्लीटली मेरी डी कोडिंग है कि भाई इस क्वेश्चन को मैं परमुटेशन पर कैसे मैप कर सकता हूं। क्वेश्चन तो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना हमारी, और उसको हम परमुटेशन की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि भाई एनपीआर है इसमें या एफपीसी लगाओ। तो मेरे पास अब वो टूल है, जैसे आपके पास घर में प्लायर होता है, हमें पता है प्लायर की हेल्प से हम अपनी कौन सी प्रॉब्लम या किस टाइप के स्क्रू को ओपन कर सकते हैं। या आपके पास स्क्रू ड्राइवर होता है, फिर स्क्रू ड्राइवर भी अलग अलग टाइप के हैं। तो अगर मुझे छोटा स्क्रू ओपन करना है तो अलग टाइप का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, बड़ा स्क्रू ओपन करना है तो अलग टाइप का, फिर स्टार स्क्रू ड्राइवर, अलग अलग टाइप के है ना।
तो अगर आपको अपने टूल की पावर नहीं पता है कि आपका टूल कैसे काम करता है, तो आप उसे कभी यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें अपने फॉर्मूले को समझना है, हमें एनपीआर को समझना है कि भाई एनपीआर कैसे काम करता है, तभी मैं उसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज कर पाऊंगा। तो यहां पर डायरेक्ट तो यूज नहीं हुआ, इनडायरेक्टली यूज हुआ है। तो जब भी कभी, अब क्वेश्चन की पहचान हम कैसे करेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना हो तो उन्हें बांध दो, टाई देम टुगेदर। अब ऑब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे, एक तो ये यूनिट हो गई, ये अब इसको आप एक ऑब्जेक्ट मानो और बाकी के अलग 4 ऑब्जेक्ट होते, टोटल कितने हैं 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। 5 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जिनको एक साथ बांधा है वो भी तो अरेंज होंगे ना। जैसे ही वो आपस में अरेंज होंगे एक नई परमुटेशन बन जाएगी, तो हम उनको भी अरेंज कर देंगे। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आया क्योंकि टास्क खत्म नहीं हुई थी। अभी जब तक ये वाले अरेंज नहीं हो जाते तब तक टास्क खत्म नहीं होगी। सो आंसर इज दिस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, जब भी फैक्टोरियल हमारा ज्यादा आ जाए 5, 6, 7, 8, तो इसे आगे फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऑप्शन कैसे दिए हुए। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखें, अब सेकंड करने की कोशिश करें हम। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो हमें इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। अब कितने लेटर्स को यूज करके बनाने हैं, सभी लेटर्स को। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो जब भी ऐसा गिवन हो कि भाई 1, 2, 3, 4 कोई मेंशन नहीं किया गया, तो हमें सभी के सभी लेटर्स लेने हैं वर्ड के। सो दैट कंडीशन क्या है, वर्ड्स बिगिन विद ई। टोटल पोजीशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पोजीशंस हैं। तो हमें क्या करना है, 8, 5, 6, 7, 8 पोजीशंस हैं, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, अगर सिंपल, अगर ये कंडीशन ना हो, द वर्ड्स बिगिन विद ई, अगर ये कंडीशन ना हो, टोटल वर्ड्स निकालने हो, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे भाई, 8P8, 8 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी प्लेस्ड एट 8 प्लेसेस। या फिर 8 टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सभी डिस्टिंक्ट है ना, 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज 8 फैक्टोरियल। लेकिन अपने क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। हमें कौन से वर्ड चाहिए, हमें वो चाहिए जो ई से शुरू होते हो। तो पहले जो कंडीशन है उसे अप्लाई करो। वर्ड्स जो ई से स्टार्ट होते हो, तो पहली प्लेस तो फिक्स हो गई ना, इस पर हमेशा ई ही आएगा। तो जो हम इसे दो टास्क में ब्रेक कर लेते हैं, सब टास्क में। फर्स्ट पोजीशन फिल करना और रेस्ट ऑफ द 7 पोजीशन फिल करना। टास्क T1 क्या है, फर्स्ट पोजीशन फिल करना, और टास्क T2 क्या है, रेस्ट ऑफ द 7 पोजीशन फिल करना। ये हमारी 2 टास्क में ब्रेक कर लिया हमने प्रॉब्लम को। अब टास्क 1 कितने तरीके से परफॉर्म हो सकती है, एक ही तरीके से। हमें फर्स्ट पोजीशन पर ई बिठाना है भाई, एक ही तरीके से परफॉर्म हो सकती है। तो मल्टीप्लाई बाय, अब बाकी की 7 पोजीशन बची हैं, 7 पोजीशन है, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 7P7। तो आंसर कितना आ गया, 7 फैक्टोरियल। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद ई इज 7 फैक्टोरियल। बी पार्ट देखें इसका, द वर्ड्स विच बिगिन विद ई एंड एंड विद एन। एक और कंडीशन लग गई। अब हमें वो वर्ड्स निकालने हैं जो ई से स्टार्ट होंगे और एन से खत्म होंगे। तो मैं अपनी टास्क को 3 टास्क में ब्रेक कर लेता हूं कि भाई टास्क T3 क्या है, वो वर्ड जो एन से खत्म होंगे। पहले जो कंडीशंस लगी हैं उन्हें वो नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, जो कंडीशंस इंपोज की हैं, एक्स्ट्रा कंडीशंस, वो निकालते हैं। ये पहला वर्ड T1 कितने तरीके से कर सकते हैं, हम एक ही तरीके से कर सकते हैं। सो T1 हम एक ही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर T3 पर आ जाओ, लास्ट प्लेस पर हमें चाहिए n। कितने तरीके से आ सकता है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेस है, तो हम एक ही तरीके से फुलफिल कर सकते हैं उसको भी। तो इंटू 1। अब बीच में कितनी पोजीशन बच गई, 6 पोजीशन। इस पर जैसे मर्जी अरेंज होते रहे, तो टोटल 6 पोजीशन है, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास। ई और एन को छोड़कर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं ना, तो ये 6 पोजीशन है, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इज 6P6। तो आंसर इज 6 फैक्टोरियल।
तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6 फैक्टोरियल। तो पहले हमें वो टास्क खत्म करनी है जो ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, जिन पर कंडीशन लगी हुई है ज्यादा। थर्ड देखें, द वर्ड बिगिन एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट। तो क्या है भाई कि स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से होगा और एंड भी कॉन्सोनेंट से होगा। तो पहले हम इसमें कॉन्सोनेंट्स निकाल लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं भाई इसमें, ये तो वोवल है, फिर ये कॉन्सोनेंट आ गया, फिर ये वोवल आ गया, फिर से एक वोवल, फिर से कॉन्सोनेंट, फिर से एक वोवल, फिर से एक वोवल और फिर से एक कॉन्सोनेंट। तो अपने पास देखें भाई 5 वोवल आ गए, ए ई आई ओ यू सभी वोवल आ गए और 3 कॉन्सोनेंट हैं। अब हमें क्या कौन से वर्ड चाहिए, विच बिगिंस एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट, जो स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से हो और खत्म भी कॉन्सोनेंट से हो। अब अपने पास क्या है, देखो 3 कॉन्सोनेंट हैं और पोजीशन कितनी है, 2 पोजीशन है, स्टार्ट एंड एंड। तो इन 2 पोजीशन पर इन 3 में से कोई भी ऑब्जेक्ट बैठ सकता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं पोजीशंस को फिल कर देते हैं। 3p2, 3 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड एट 2 प्लेसेस, टोटल नंबर ऑफ वेज इज 3p2। तो टोटल 8 में से 2 पोजीशन तो फिल हो गई, अभी 6 पोजीशन और बची हैं। तो मल्टीप्लाई 6 पोजीशन बची हैं, ऑब्जेक्ट कितने बचे हैं, 5 ये हैं और एक इनमें से बच जाएगा कोई भी। तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट बचे हैं, 6p6। आंसर इज 3p2। 3p2 कितना बनेगा भाई, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस नहीं होंगे कि एनपीआर लिख दो आप सीधा ही उठाकर। तो हाइब्रिड क्वेश्चन आएंगे हमेशा हमारे पास। तो ये तो थे कुछ परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल परमुटेशन व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउड का मतलब हमने लास्ट में भी बात किया था, लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। अगर रेपिटेशन अलाउड हो जाए, से वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड दे हैव टू बी अरेंज्ड एट r प्लेसेस पर अरेंज करने हैं, सो दैट रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या है, रेपिटेशन अलाउड का मतलब है कि भाई n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट O1 है, दूसरा O2, O3, इस टाइप से हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो सभी पर O1 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 बैठ सकता है। एक परमुटेशन ये हो गई हमारी, क्लियर है। सभी पर O2 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 भी बैठ सकता है, इतने O1 हो जाएं, इतने O2 हो जाएं, तो रेपिटेशन। तो अब हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास कितने ऑप्शन है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी बैठ सकता है फर्स्ट पोजीशन पर। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के अपने पास n ऑप्शंस है। इसी तरह सेकंड पोजीशन को मल्टीप्लाई, बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें तो टोटल r पोजीशंस फिल करनी है ना। फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के n ऑप्शन है, सेकंड पोजीशन को फिल करने के कितने ऑप्शन है, अगेन n है ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट कॉपीज है। ऐसा मान लो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट कॉपीज अवेलेबल हैं आपके पास। तो अगली प्लेस के लिए भी कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है। अगली प्लेस के लिए n, तो टोटल सभी प्लेसेस के लिए कितने ऑप्शन होंगे, n ऑप्शन। तो ये क्या इतने टाइम्स आ गया, r टाइम्स। आंसर इज n पावर r। सो अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड इज n पावर r। हम इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखेंगे अपने, क्लियर है भाई। तो ये तो था कुछ परमुटेशन के लिए व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो जाए तब, तो देखें भाई आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन सभी डिस्टिंक्ट नहीं है, सभी डिस्टिंक्ट नहीं है, जिसका मतलब कुछ सेम होंगे ना। तो हम पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं, वहां से समझते हैं। से सो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। हमारा अगला टॉपिक ये है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
स्टील, ये एक वर्ड है स्टील। अब हमें वर्ड्स बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। तो स्टील के लेटर्स को यूज करके हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, और ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें बताना है। तो यहां पर अब हम टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने देखो, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 प्लेसेस है। सो वी कांट से 5p5, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। 5p5 क्यों नहीं कह सकते हम, बिकॉज ये फॉर्मूला तो तब है ना व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। अगर ये E1 और E2 मान लूं, मैं इन दोनों E को मैं डिफरेंट मान लूं, तो एक अरेंजमेंट ये और एक अरेंजमेंट ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएंगे। देखें भाई, क्लियर है। अगर E1 और E2 डिफरेंट होते, ये दो E हमारे डिफरेंट होते, मैंने उसे मान लिया कि ये E1 है ये E2 है, तो अब ये दोनों, ये एक अलग परमुटेशन है और ये एक अलग परमुटेशन है। क्यों है अलग परमुटेशन? ऑब्जेक्ट्स तो सेम है दोनों परमुटेशंस में, लेकिन दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। E1 पहले 3rd पोजीशन पर था, अब E1 4th पोजीशन है फ्रॉम लेफ्ट। ऐसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेफ्ट से ये पहली पोजीशन है, 2nd 3rd 4th, तो अलग परमुटेशन होगी ना। हमने बात की थी कि दो परमुटेशन डिफरेंट कब होंगी, या तो उनमें ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो जाएं, या फिर ऑब्जेक्ट्स अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट्स का प्लेस डिफरेंट हो जाए, पोजीशन डिफरेंट हो जाए। अगर E1 और E2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते तो ये दो परमुटेशन डिफरेंट होती। इसी तरह अगर मैं एक और परमुटेशन कंसीडर करूं, TSELE, ये देखें एक नई परमुटेशन बनाई मैंने। अब इसमें अगर E1 और E2 अलग होते तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और परमुटेशन बन जाती। तो मैं कर क्या रहा हूं कि E1 और E2 की पोजीशन चेंज कर रहा हूं, बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन सेम है। तो हर परमुटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक और परमुटेशन जनरेट हो रही है। अगर मैं E1 और E2 को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मान लूं, सो टोटल परमुटेशंस कितनी हो जाएंगी? टोटल परमुटेशंस विल बी 5 फैक्टोरियल। लेकिन मुझे पता है इन 5 फैक्टोरियल में हर परमुटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसी परमुटेशन है जो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि E1 और E2 का पोजीशन चेंज हुई है, सिर्फ इसलिए डिफरेंट है। ये दो परमुटेशंस डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि E1 और E2 की पोजीशन चेंज हुई है। और 5 फैक्टोरियल में मैंने कैसे काउंट किया होगा? ये 1 2 3 4, ये दो काउंट है इसमें, ये दो काउंट है। इस तरह अगर मैं एक और परमुटेशन ले लूं, से मैं कर लेता हूं STESTEL, एक परमुटेशन ये है, तो इसमें E1 और E2, फिर मैं ले लेता हूं E2STE1L। तो 5 फैक्टोरियल में ये सभी परमुटेशंस अलग अलग काउंट होंगी, लेकिन हमें पता है कि E1 और E2 तो सेम है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही परमुटेशन आई ना। इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या परमुटेशन आई? STEEL, सिर्फ ये आई। इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या परमुटेशन है? सिर्फ TSELE, एक ही परमुटेशन है। और इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या परमुटेशन है? ESTEL, सिर्फ एक ही परमुटेशन। अगर कहीं हमारे पास 3 E होते, से यहां पर एक और E आ जाता, मीनिंग छोड़ दे भाई, मीनिंगलेस वर्ड है। अगर इस वर्ड में हमारे पास 3 E होते तब क्या क्या होता? से इसको मैं E3 कह देता हूं, तो एक वर्ड ये बनता E3। सिर्फ मैं E1 E2 E3 की पोजीशन चेंज करूंगा, तो यहां पर अब आ गया, देखो E3 ले लेता हूं, E1L E2 ST, अब E1 E3 L E2 ये आ गया। फिर ST E2 E3 L E1 और ST E3 E2 L E1। तो देखो कितनी 6 परमुटेशन हो गई मेरे पास। अगर मैं इन तीनों E को डिफरेंट काउंट कर लूं तो मेरे पास कितनी परमुटेशन हो गई? 6 डिफरेंट परमुटेशन हो गई। और ये कैसे आई? इनमें E1 E2 E3 की पोजीशन चेंज हो रही है, सिर्फ वो अपनी पोजीशंस पर परम्यूट कर रहे हैं। सो परम्यूट एंड अरेंज ये सिनोनिम्स हो गए भाई अब हमारे लिए। परम्यूटेशन एंड अरेंजमेंट दे आर आल्सो सिनोनिम्स।
तो ये सभी परमुटेशंस, ये 6 की 6 परमुटेशंस डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनमें E1 E2 E3 की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग में देखूं कि सभी ई तो सेम है, तो ये 6 परमुटेशन क्या देंगी मुझे? सिर्फ एक परमुटेशन देंगी ना, सिर्फ एक। अगर मैं इस वर्ड की टोटल परमुटेशंस निकालूं तो वो कितनी आ जाएंगी? 6 फैक्टोरियल आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 सभी को डिस्टिंक्ट मारना हो तो 6 फैक्टोरियल। लेकिन इस 6 फैक्टोरियल में ये 6 परमुटेशन क्या कंसीडर हुई है? सेम कंसीडर है। अभी इन 6 फैक्टोरियल में तो क्या है, ये सभी की सभी डिफरेंट काउंट किया ना हमने। ये 1 2 3 4 इस तरह यहां भी ऐसे ही बन जाएगा। ये E2 E1 था, तो इसके साथ अगर मैं यहां पर E3 ले लूं, यहां पर E3, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग और क्या बन जाएंगी? ये E2 है, यहां पर हम E3 ले लेते हैं, E1 E2 TS E1 L E3 E2, और फिर हम बाहर निकाल लेते हैं TS E2 L E3 E1 और TS E3 L E2 E1। तो देखो इन 6 अगेन ये 6 परमुटेशंस, इन 6 परमुटेशंस में सिर्फ E1 E2 E3 की पोजीशन चेंज हो रही है, जो उसके अलावा वर्ड्स लेटर्स हैं उनकी पोजीशन सेम है। तो अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्चुअल में जो परमुटेशन आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी TS EL EE, ये परमुटेशन आएगी। तो इन 12 परमुटेशन में एक्चुअल में मुझे कितनी परमुटेशन मिली? जो डिस्टिंक्ट है वो सिर्फ 2 हैं, 1 एंड 2। तो अब हम इसको कैसे, फॉर्मूले को जनरलाइज कैसे करें भाई, कि हो क्या रहा है? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6, सीधा ही 6। क्यों? क्योंकि इस एक परमुटेशन के कोरस्पॉन्डिंग 6 ऐसी परमुटेशंस हैं जो आइडेंटिकल है। या फिर हम ऐसा कह लें, इन 6 परमुटेशंस ये मिलकर मुझे क्या देंगी? एक परमुटेशन देंगी। फिर अगली 6 परमुटेशन मुझे मिलकर एक परमुटेशन देंगी। फिर अगली 6 मिलकर मुझे एक परमुटेशन देंगी। और ये 6 कहां से आया? ये 6 आया इनकी अरेंजमेंट से। जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं उतनी ही पोजीशन है। मैं क्या मान रहा हूं? 1 2 3 पोजीशन पर 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया तो 6 परमुटेशन मिल गई। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6। तो 3 पोजीशंस, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम E1 E2 E3 को डिफरेंट कंसीडर करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? 3 फैक्टोरियल परमुटेशन। 3 पोजीशंस, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल परमुटेशंस कितनी हो जाएंगी? 3 पोजीशन 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 3 फैक्टोरियल परमुटेशन। वो आ गई देखो 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। तो यहां भी ऐसे 3 फैक्टोरियल। तो जितनी पोजीशंस पर ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अरेंज होंगे उतनी ही हमारे पास एक परमुटेशन के कोरस्पॉन्डिंग, एक एक्चुअल परमुटेशन के कोरस्पॉन्डिंग उतनी ही परमुटेशंस आ जाएंगी। तो अगर टोटल परमुटेशंस, टोटल एक्चुअल परमुटेशन मेरे पास x है, क्लियर है भाई? टोटल एक्चुअल परमुटेशन मेरे पास x है और 3 लेटर रिपीट कर रहे हैं, तो एक एक्चुअल परमुटेशन के कोरस्पॉन्डिंग अगर इन आइडेंटिकल लेटर्स को मैं डिफरेंट मान लूं, क्लियर है भाई? ये है एक्चुअल परमुटेशंस। एक्चुअल परमुटेशंस मैंने कितनी अज्यूम कर ली? x है, मुझे नहीं पता क्या है x, ये निकालना है हमें। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो लेट एक्चुअल परमुटेशन इज x। नाउ फॉर वन एक्चुअल परमुटेशन, अगर हम इनको डिस्टिंक्ट कंसीडर कर लें जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल परमुटेशंस कितनी हो जाएंगी? एक के कोरस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएंगी? 6। तो x के कोरस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएंगी? 6x। 6x की बजाय मैं लिखता हूं 3 फैक्टोरियल इंटू x, और ये हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा 6 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो अगर E1 E2 E3 सभी डिस्टिंक्ट हैं, टोटल परमुटेशंस कितनी हो जाएंगी? 6 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू x इज 6 फैक्टोरियल। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब इसको जनरलाइज कर देता हूं मैं। इफ वी हैव n ऑब्जेक्ट्स out of which P are of one kind and rest distinct, ये सिनेरियो है। टोटल ऑब्जेक्ट्स आर n out of which P ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड। जैसे यहां पर टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें 3 एक टाइप के हैं। एंड रेस्ट कौन से? n - p, दे आर डिस्टिंक्ट। देन
total number of permutations of these objects taken all at a time, it will be n factorial upon p factorial. तो जितने ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. 3 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल थे तो लेट टोटल परमुटेशन इज x. एक एक्चुअल परमुटेशन के कोरोस्पोंडिंग ये डुप्लीकेट वाली कितनी आ जाएंगी भाई, p फैक्टोरियल. अगर यहां पर 4 e होते तो क्या होता, 4 पोजीशन पर 4 e अरेंज होते 4 फैक्टोरियल से. अगर हम सभी को डिस्टिंक्ट मान लें तो अगर p है तो कितनी पोजीशंस पर, p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. तो अगर मैं सबको डिस्टिंक्ट मान लूं तो कितने हो जाएंगे वो, p ऑब्जेक्ट्स p प्लेसेस p फैक्टोरियल से अरेंज होंगे. तो एक एक्चुअल परमुटेशन के कोरस्पॉन्डिंग p फैक्टोरियल डुप्लीकेट परमुटेशंस आ गई. तो अगर मैं इन सभी डुप्लीकेट परमुटेशंस को साथ लेकर ऐड कर दूं वो मुझे क्या दे देगा, n फैक्टोरियल दे देगा. n प्लेसेस पर n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है n फैक्टोरियल. तो x की वैल्यू क्या आ गई, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल. तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया. अब हम दूसरे स्टेप पर पहुंच गए कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल भी हैं तब भी हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकाल पाएंगे. ये तो था एक पहला पहलू इसका. दूसरे स्टेप पर कैसे जाएं, टोटल ऑब्जेक्ट्स है n. सो n ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स n, out of which p1 are of one kind, p2 are of other kind या second kind बोल दें हम, p3 are of third kind and so on, say pr are of rth kind. नाउ टोटल नंबर, रेस्ट डिस्टिंक्ट है, इसके अलावा जो बच गए अब वो डिस्टिंक्ट है. तो अब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी हमारे पास. तो पहले तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n. तो n फैक्टोरियल. अगर सभी आइडेंटिकल, डिस्टिंक्ट होते तो टोटल परमुटेशंस कितनी होती, n फैक्टोरियल. नाउ p1 आर ऑफ वन काइंड, तो डिवाइड बाय p1 फैक्टोरियल. सिमिलरली p2 आर ऑफ अदर काइंड, तो डिवाइड बाय अगेन p2 फैक्टोरियल. p3 आर ऑफ अदर काइंड, डिवाइड बाय p3 फैक्टोरियल. pr आर ऑफ अदर काइंड, डिवाइड बाय pr फैक्टोरियल. तो जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते चले जाओ. जैसे ये है TEETH, टीथ, इसका एग्जांपल लेता हूं. तो यहां पर 2 e हैं, 2 t हैं, इनको मैं डिस्टिंक्ट मान लेता हूं. तो इसके कोरोस्पोंडिंग क्या क्या परमुटेशन आ जाएगी भी, TE2 और ये E1TH ऐसे आ जाएगी, है ना. और अगर मैं इन T1 और T2 को भी अलग मान लूं तो इसके कोरोस्पोंडिंग एक और आ जाएगी, T2 E1 E2 T1H, और इसके कोरोस्पोंडिंग भी एक और आ जाएगी. क्या आ जाएगी भाई, T2, इसको मैं T1 मान लेता हूं, इसको T2. तो T2 E2 E1 T1H. तो अगर हम इन्हें डिस्टिंक्ट मान लें T1 और T2 को, तो T2 जब ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे एक नई परमुटेशन मिल जाएगी ना. तो यहां पर E1 और E2 ने पोजीशन चेंज की और फिर T1 और T2 ने पोजीशन चेंज कर ली. तो ये अपनी पोजीशन पर ये जितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. और ये T1 T2 जितने तरीके से एक और T होता T3, एक और T होता T3. तो यहां पर एक और बन जाती ना, अब T1 T3 E2 E1 T2H ऐसे बन जाती है, एक और नई परमुटेशन बन गई. तो अब ये T1 T2 T3 कितनी पोजीशन पर अरेंज करेंगे, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं. तो मुझे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. तो जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं उतने ही फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. दैट विल गिव टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस. तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, दैट इफ P1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड, P2 ऑफ अदर, P3 ऑफ थर्ड काइंड, सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस टेकन ऑल एट ए टाइम विल बी P1 n फैक्टोरियल, एक्चुअल जो बनी थी, डिवाइड बाय P1 फैक्टोरियल, P2 P3 एंड PR फैक्टोरियल. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE बेस्ड है, CBSE में भी पूछा जाएगा. सो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसके बताएं मुझे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. कंसीडर द वर्ड मिसिसिपी,
Cp, total number of words that can be formed by using all the letters of the word Mississippi will be, कितने होंगे ये हमें निकालना है। तो सभी आइडेंटिटी टोटल वर्ड्स कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 फैक्टोरियल। अब जो आइडेंटिकल है उससे डिवाइड करते चलेंगे। आइडेंटिकल कितने हैं, m तो एक ही है, i कितने हैं 1 2 3, सो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। s कितने हैं 2, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। p कितने हैं 2, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इट विल गिव द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। क्लियर है। सो इस टाइप से ये हमारा टाइप 2 आ गया अरेंजमेंट्स में। आफ्टर अरेंजमेंट में अभी हम और भी करेंगे, यहां तो सभी के सभी सेलेक्ट करने हैं। से अगला क्वेश्चन मेरा ये है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। तो मुझे सिर्फ 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। टोटल 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। तो अब हमें क्या करना है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। n ऑब्जेक्ट्स हैं बट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट एंड वी हैव टू अरेंज देम एट आर प्लेसेस। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। सो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन of R objects out of n distinct objects। Selection of R objects out of n distinct objects। तो ये है हमारा अगला टॉपिक, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्यों से, हमारे पास एक बैग है अगेन, इसमें हमारे पास O1 O2 O3 O4 ये रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं भाई, 5 ऑब्जेक्ट हैं। अब मुझे सेलेक्ट करना है, आई हैव टू सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स। अब 2 तरीके डिफरेंट कैसे होंगे, जैसे एक बार मैंने सेलेक्ट कर लिया O1 O2 O3, दूसरी बार मैंने सेलेक्ट कर लिया O1 O2 O4, फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया O1 O2 O5, फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया O1 O3 O4, फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया O1 O3 O5। तो दीज आर द डिफरेंट सिलेक्शंस, या हम कह सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। सो कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया ना, टोटल 5 ऑब्जेक्ट हैं और 3 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जैसे ये एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है। 2 कॉम्बिनेशन डिफरेंट कब होंगे, 2 कॉम्बिनेशन डिफरेंट कब होंगे, जब उनमें एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। जैसे एक कॉम्बिनेशन ये है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, ये दूसरा डिस्टिंक्ट क्यों है, क्योंकि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। इस कॉम्बिनेशन को और इस कॉम्बिनेशन को कंपेयर करो, यहां पर इन दोनों में ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, यहां पर O2 O3 है, यहां पर O3 O5 है। तो 2 कॉम्बिनेशन डिफरेंट कब होंगे, व्हेन एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। सेलेक्ट अरेंजमेंट में ऐसा नहीं था भाई, अरेंजमेंट में 2 अरेंजमेंट डिफरेंट कब होती थी, या तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो यहां पर हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली सेलेक्टिंग that we have 5 objects and you have to make a combination of 3। तो ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, दैट इज आवर टारगेट, दैट इज आवर क्वेश्चन। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, सो सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम कितने कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखें, इसको हम परमुटेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अगर ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के कोरोस्पोंडिंग परम्यूटेशन कितनी बन सकती है, एक परम्यूटेशन O1 O3 O2 बन सकती है, दूसरी परम्यूटेशन क्या क्या बन सकती है भाई, O1 O3 से हम
O1 O2 O3 था, फिर हमने इनका पोजीशन चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर O2 ले लेते हैं, O2 O1 O3, फिर O2 O3 O1, फिर O3 O1 O2 और फिर O3 O2 O1, ऐसे। तो एक सिलेक्शन के कोरोस्पोंडिंग, एक कॉम्बिनेशन के कोरोस्पोंडिंग हमने टोटल परमुटेशंस कितनी हो गए भाई, टोटल परमुटेशंस तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परमुटेशन हो गई। इस तरह इस कॉम्बिनेशन के कोरोस्पोंडिंग भी 6 परमुटेशन आ जाएंगी, इस कॉम्बिनेशन के कोरोस्पोंडिंग भी हमारे पास 6 परमुटेशन आ जाएंगी। इसी तरह अगर हम सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिस्ट कर लें, जैसे यहां पर हमने कुछ लिस्ट किया है ना, अगर हम सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिस्ट कर लें तो हर कॉम्बिनेशन के कोरोस्पोंडिंग कितनी अरेंजमेंट हो जाएंगी, 6। अगर मैं इन सभी अरेंजमेंट्स को ऐड कर दूं तो वो मुझे क्या देगा, वो देगा मुझे परमुटेशन ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट 3 प्लेसेस, वही आ जाएगा ना। अगर मैं इन सभी परमुटेशंस को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, परमुटेशन ऑफ या फिर अरेंजमेंट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट 3 प्लेसेस, और उसका फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज 5p3। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन, लेट टोटल कॉम्बिनेशंस इज x, लेट टोटल कॉम्बिनेशंस इज x, अगेन x मान लेता हूं मैं। नाउ कोरोस्पोंडिंग टू वन कॉम्बिनेशन, कोरोस्पोंडिंग टू ईच कॉम्बिनेशन देयर आर टोटल 6 अरेंजमेंट्स, सो टोटल अरेंजमेंट्स विल बिकम 6x। 6x किसके बराबर आ गया, 5p3 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू क्या आई, 5p3/6। अच्छा, इस 6 की बजाय अगर मैं ऐसे देखूं कि भाई टोटल अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी, 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 प्लेसेस पर अरेंज होने हैं, तो टोटल परमुटेशंस कितनी आएंगी, 3 फैक्टोरियल। तो 6 लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख दूं 5p3/3 फैक्टोरियल, सो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मैंने इनडायरेक्टली निकाल लिए। कैसे निकाल लिए, जो हमारी अरेंजमेंट की प्रोसेस थी, दूसरे तरीके से बताता हूं, जो हमारी अरेंजमेंट की प्रोसेस है उसको हम दोबारा देखते हैं, उसको 2 स्टेप में ब्रेक कर देते हैं भाई। पहले है क्या, हमारे पास एक बैग ऑफ ऑब्जेक्ट है, हमें यही करना है, वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड we have to find the permutation of n distinct objects taken r at a time। तो n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पर अरेंज करना है। ऐसा मान लो n ऑब्जेक्ट्स एक बैग में रखे हुए हैं और उनको r पोजीशंस पर लीनियरली अरेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं बैग से r ऑब्जेक्ट निकाल लेता हूं, बैग से हम r ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। अब हमारे हाथ में r ऑब्जेक्ट हैं, यहां पर r प्लेसेस हैं, तो r ऑब्जेक्ट को r प्लेसेस पर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, r फैक्टोरियल से। क्लियर है भाई। तो हमने इस प्रोसेस को, अरेंजमेंट की प्रोसेस को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट मेक कॉम्बिनेशन या फिर सिलेक्शन, फर्स्ट सिलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स। अब ये कितने तरीके से कर सकते हैं, लेट total number of ways of selecting r object is x, let total number of ways of selecting r object out of n distinct object is x। now for each selection total number of ways of arranging r object select हो गए ना, अब r objects को r पोजीशन पर अरेंज करने के टोटल वेज कितने होंगे, r फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई क्यों है बीच में, क्योंकि टास्क खत्म नहीं हुई थी। टास्क क्या थी, n ऑब्जेक्ट्स हैं, r प्लेसेस पर अरेंज करना है। तो पहले मैंने सिलेक्ट किए, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन इज x, मुझे नहीं पता क्या है। और अब जब r ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है तो उनको r प्लेसेस पर अरेंज करने के r फैक्टोरियल, ये किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू npr। तो x की वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू क्या है, npr/r फैक्टोरियल, ये आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसको एक नया सिंबल दे दिया गया था, इसको नाम सिंबल दे दिया गया था NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन, P फॉर परमुटेशन एंड C फॉर कॉम्बिनेशन। सो NCR का फॉर्मूला आ गया आपके पास
एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, या फिर हम जनरली ऐसे लिख देते हैं दैट इज एन पी आर इट इज इक्वल टू एन सी आर। पहले सेलेक्ट कर लो, आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, अब उसको आर प्लेसेस पर अरेंज करना है आर फैक्टोरियल से। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो और आपको आर सेलेक्ट करने हैं तो सिंपली एनसीआर, एनसीआर क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। से आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। आउट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू सेलेक्ट 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल वेज इज 10C2, या फिर क्या कहें दूसरे तरीके से 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 10C2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखें भाई एनसीआर की वैल्यू, एनसीआर क्या है n फैक्टोरियल, ये ऊपर वाला, और नीचे क्या है r फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर आ गया। जो हमने इनिशियली चैप्टर स्टार्ट किया था, कोई पार्टी है उसमें 100 गेस्ट हैं, है ना, हर गेस्ट एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे इन ए गैदरिंग ऑफ 100 पीपल, ईच एवरी 2 पर्सन शेक हैंड विद ईच अदर एग्जैक्टली वंस, एवरी 2 पर्सन शेक्स हैंड विद ईच अदर एग्जैक्टली वन, देन टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक। तो देखें एक हैंड शेक के लिए हमें क्या चाहिए, दो पर्सन चाहिए ना, फॉर 1 हैंड शेक वी रिक्वायर 2 पर्सन। सो हम ऐसा कहें कि टोटल 100 पर्सन हैं, उसमें से हम 2 सेलेक्ट कर लें, तो 2-2 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, से P1 P2 बना, P1 P3 P1 P4, 2-2 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने अपने पास हैंड शेक्स आ जाएंगे। सो टोटल 100 पर्सन से हमें क्या सेलेक्ट करने हैं 2, तो 2-2 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही आपके पास टोटल हैंड शेक आ जाएंगे। ये क्या बनेगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 8 इज 98 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं, 100 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूं 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल, ये कैंसल, तो 100 इंटू 99 अपॉन 2, इसे डिवाइड कर दो 50 हो गया, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये कितना बना देखें भाई 5 0 तो आ ही जाएगा 55050 नहीं, तो टोटल कितने बन जाएंगे भी देखें हमारे पास 100C2 में हम 50 99 इसे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा भाई 99 इंटू 5 और 45 और 49, तो 4950 आएगा, कैलकुलेशन गलत हो गई थी भाई, दैट इज 4950, इतने आ जाएंगे, इतने हैंडशेक होंगे टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो इस टाइप से अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम, काउंटिंग प्रॉब्लम्स को, है ना, वैसे सभी रियल लाइफ प्रॉब्लम को नहीं, रियल लाइफ काउंटिंग प्रॉब्लम्स को हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम टेक्निक्स पढ़ते जा रहे हैं, वी आर गेटिंग सम टूल्स टू सॉल्व द काउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। से एक प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में 3 पॉइंट है, मान लो से 3 पॉइंट है, इस प्लेन में 3 पॉइंट है, सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर, 3 पॉइंट है और उनमें से कोई भी 2 कोलिनियर नहीं है। नाउ टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स कितनी होंगी। तो एक प्लेन में 3 पॉइंट है, हमें बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बना सकते हैं हम इन 3 पॉइंट से। तो वी नो दैट टू ड्रॉ 1 लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करती है। तो अब हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देखो एक ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एक ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3 लाइन आ गई हमारे पास। बहुत आसान था कि भी ड्रॉ करके देख लिया हमने। लेकिन अगर यही 10 हो जाए, से एक प्लेन में हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, such that no 3 of them are collinear, no 3 of them are collinear,
देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दीज पॉइंट्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज पॉइंट्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन में ये आपको करने हैं कि एक प्लेन में 10 पॉइंट्स हैं सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है। सो नाउ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज 10 पॉइंट्स। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज 10 पॉइंट्स। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगेन यू हैव 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन such that 4 of them are collinear, 4 of them are collinear। तो इन 10 पॉइंट्स में से 4 एक लाइन में है, ऐसे 1 2 3 4, ये चारों एक लाइन में है। इसके अलावा जो बाकी के 6 हैं वो इस तरीके से हैं दैट रेस्ट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। तो इसके अलावा अब बाकी के ऐसे पॉइंट नहीं होंगे कि वो एक लाइन में हो जाए, ऐसी अरेंजमेंट नहीं है भाई। तो नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर कोई भी 3 कोलिनियर नहीं थे और यहां पर 4 पॉइंट कोलिनियर है। तो एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स विच आर इन सेम लाइन, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर इस प्रॉब्लम में। नाउ फाइंड द सेम टोटल नंबर ऑफ लाइंस एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो आपको करना है, हम नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक एन साइडेड पॉलीगन है, क्लियर है, एन साइडेड पॉलीगन है। अब आपको बताने हैं इसके टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए एन साइडेड पॉलीगन। तो ये 3 क्वेश्चन है भाई आपके लिए नेक्स्ट सेशन के लिए। तो अब हमने परमुटेशन पढ़ लिया, परमुटेशन फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास एनसीआर। एक इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला, एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर, ये लिख लें प्रॉपर्टीज। एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर, निकाल कर देखना आ जाएगा, बहुत आसान है। फिर इफ एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएक्स लिख लेता हूं, इफ एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई, तो यहां से 2 सॉल्यूशन बनते हैं, ईदर x इज इक्वल टू वाई और n इज x प्लस वाई। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और भी हैं इन एनसीआर की प्रॉपर्टी। एनसीआर को बोल देते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, अभी बोलेंगे भाई आगे जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो अभी हम इसको कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट बोल देते हैं, तो बड़ा बेकार सा वर्ड है, तो हम बाइनोमियल कोफिशिएंट ही बोलते हैं। तो एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई, तो इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे, इधर x इज इक्वल टू वाई और n इज x प्लस वाई। तो ये 2 प्रॉपर्टी भी साथ में आपको प्रूव करनी है। 5 क्वेश्चन हो गए आपके लिए होमवर्क के लिए। सो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। सीबीएसई लेवल का आपका सिलेबस खत्म परमुटेशन के लिए, आप एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइज अब कब कर पाओगे। तो इसके बाद लेकिन हमारा भी आईआईटी के लिए खत्म नहीं हुआ, अभी तो 5-6 लेक्चर और बनेंगे कम से कम, तब जाके हम आईआईटी के लिए परमुटेशन को खत्म करेंगे। ठीक है भाई, ओके, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और आप इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे या फिर अपनी मंथन ऐप की चैट बॉक्स में दे दें। ओके, थैंक यू।